डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानी आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जोनाथन कसिंगर है और मैं स्पेन का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं एक राइटर हूँ। आप मुझे फिक्शन राइटर भी कह सकते हैं, एक नॉवलिस्ट भी कह सकते हैं। और हमारी ज़िंदगी ऐसी ही होती है, हमें बाकियों से दूरी बनाकर रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप दिमागी काम ज़्यादा कर रहे हैं तो लोगों का असर आप पर पड़ने लगता है और आप जैसे कैरेक्टर का निर्माण करना चाहते हैं उस नॉवल में, आप वैसे कर नहीं पाते। यही कारण है कि जितने भी राइटर होते हैं, खास तौर पर नॉवलिस्ट, वो ऐसी खाली जगह पर जाते हैं जहां उन्हें कोई परेशान ना करे। भले ही हमें काम करना हो या ना करना हो, लेकिन हमें अकेलापन बहुत ज़्यादा पसंद होता है। मेरी उम्र 45 साल हो चुकी है और अब तक मैंने शादी नहीं की है। इसका कारण मैं अपने काम को मानता हूँ। मैं अपने काम से इतना प्यार करता हूँ, मुझे नहीं लगता मैं किसी लड़की से कभी प्यार कर भी पाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मेरा कभी किसी के साथ रिलेशनशिप बना ही नहीं। 2 गर्लफ्रेंड मेरी रह चुकी हैं और कोई भी 6 महीने से ज़्यादा मुझे बर्दाश्त कर ही नहीं पाई, क्योंकि मुझे अकेलापन पसंद होता था और लड़कियों को पसंद होता है बातूनी लड़के। मैं उनसे खुद ही दूरी बनाने लगा और अपने काम में इस तरह से मग्न रहने लगा कि अकेलेपन का कभी एहसास हुआ ही नहीं, और कब मेरी उम्र आगे बढ़ती चली गई मैं समझ ही नहीं पाया। और हमारी जिंदगी में जितने भी दुख होते हैं, आप उस पर भी कहानियां बना सकते हैं, उसे मोटिवेशन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे जिंदगी में बहुत ज़्यादा दुख मिले और मैंने अपनी हर एक भावना पर एक अलग नॉवल लिखी, और हर एक नॉवल अच्छी चली और मेरी कमाई भी बहुत ज़्यादा हुई। स्पेन में नॉवल पढ़ने वालों की संख्या बिल्कुल कम होती लग नहीं रही है। कई लोगों का मानना है कि अब किताबों से लोग दूर होने लगे हैं, लेकिन स्पेन में मैंने महसूस किया ही नहीं। 10 साल पहले मेरी जो नॉवल आई थी प्यार के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा चली थी, लेकिन पिछले साल मेरी युद्ध पर बनी हुई वो नॉवल उससे भी ज़्यादा चली और मैं काफ़ी ज़्यादा कमाई कर चुका था। इस बार भी मैंने लेटेस्ट नॉवल ख़त्म कर ली थी और मैं 6 महीने के लिए छुट्टियों पर जाना चाहता था। क्योंकि ये नॉवल की डिमांड बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, तो मैं 6 महीने बिना सोचे भी अब अपनी खास जगह पर रह सकता था। मैंने सोचा कमाई तो मैं बहुत ज़्यादा कर चुका हूँ, कोई ना कोई ऐसा घर खरीदता हूँ जो पहाड़ों के बीच बना हुआ हो। मैं अकेलेपन में खुश रहा करता था, तो टूरिस्ट प्लेस पर जाना नहीं चाहता था। मैंने ईरगा शहर में एक खास पहाड़ी के ऊपर एक अच्छा घर खरीदने के बारे में सोचा। वहाँ कीमत बहुत ज़्यादा थी, तो मेरा मन बदल गया। लेकिन उससे 50 किलोमीटर की दूरी पर बने हुए छोटे छोटे गांवों के बीच मैं ज़मीन को खरीद सकता था। और वहाँ जाकर मैंने देखा बिल्कुल मेरे जैसे लोग घर दूर दूर बनाए हुए थे। एक दूसरे के घर में जाना ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते थे। अकेलापन सबको अच्छा लगा करता था। सब अपने परिवार के साथ समय बिताया करते थे और ऐसी जगह पर ही तो मैं रहना पसंद करता हूँ। वहाँ पर मैंने ज़मीन खरीदी और 1 महीने में कंस्ट्रक्शन करके लकड़ी का वो घर बनवा लिया। जैसा मैं चाहता था वैसा घर बन चुका था, और जैसे लोग मैं चाहता था वैसे ही लोग वहाँ पर थे। मुझसे मिलने कोई नहीं आया, लेकिन नीचे एक खास पब्लिक एरिया था, 5 गांवों के लिए जैसे एक खास मैदानी एरिया, जहां पर वो लोग बातें करने के लिए आया करते थे, सैर करने के लिए आया करते थे। यहाँ छोटी छोटी कई पहाड़ियाँ थी, हर एक पहाड़ी पर एक गांव बसा हुआ, और जिस पहाड़ी पर मैंने ये घर बनवाया था वहाँ सिर्फ 5 और घर थे। छोटा सा गांव जैसे यहाँ पर भी बसता जा रहा था, और बाकी रास्ते नीचे जाने के लिए हर एक घर के अलग अलग थे। यहाँ कभी कभी ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है,
तो सभी अपने घरों में खाने पीने का सारा सामान रखते हैं। यहाँ पर बहुत कम पुलिस आती है और ज़्यादातर लोग अपने जितने भी पचड़े होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, खुद ही सुलझाना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों के बीच मुझे ऐसा एहसास हो रहा था जैसे ये कोई गांव नहीं बल्कि सभ्य लोगों का बसाया हुआ एक अच्छा इलाका है। मैंने सारा सामान घर में रखवा लिया था। 2 दिनों तक मैं अपने उस घर से बाहर निकला ही नहीं। अब घर भी बड़ा बनवाया था मैंने, अंदर हर तरह की सुख सुविधा थी। एक बड़ी लाइब्रेरी मैंने बनाई हुई थी, जकूजी अंदर ही था, एक छोटा पूल भी था, अंदर ही कई सारे बेडरूम मैंने बना रखे थे। बार बार अलग अलग जगह पर जाकर सोता तो 2 दिन मेरे अच्छे निकल गए। लेकिन 2 दिनों के बाद मुझे लगा यहाँ के लोग उनसे बातें भी तो करनी चाहिए। क्या स्वभाव है उनका, कैसे बातें करते हैं, उनकी समस्याएं, पहाड़ी पर रहना उन्हें कैसा लगता है। हो सकता है अगली नॉवल जो मैं लिखना चाहता हूँ उसके लिए मुझे कोई ऐसा कंटेंट मिल जाए या ऐसा कोई किरदार मिल जाए। यह वक्त दोपहर के 3 बजे का था। ठंड इस समय थोड़ी कम होती है और लोग भी उस मैदानी इलाके में घूमने के लिए जाते हैं। वो खाली सा मैदानी इलाका था, बीच में बना हुआ तालाब, और वहाँ उस तालाब के बीच ही लकड़ी से छोटे छोटे कई पुल बनाए गए थे। लोगों को जैसे तालाब के बीच चलना बहुत पसंद था। वैसे हम पानी पर चल नहीं सकते, लेकिन अगर पुल बना दिए जाएं तो वहाँ घूमने का मज़ा ही अलग होता है। जब मैं नीचे पहुँच गया था उस मैदानी इलाके में ज़्यादा लोगों की संख्या नहीं थी। ये ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा सा पब्लिक पार्क हो। बहुत कम लोग थे, अलग अलग घूम रहे थे। कोई एक दूसरे से बात करना जैसे पसंद ही नहीं करता था। मैं एक ऐसे ही फल वाले पेड़ के करीब पहुंचा। वहां खेलता हुआ मैंने एक बच्चा देखा। मैंने आपको बताया नहीं, मैं बच्चों के साथ बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। बच्चों का स्वभाव बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। वो आपसे चालाकी नहीं दिखाते। वो बच्चा अकेला ही खेल रहा था, घास के पत्तों को एक दूसरे के साथ जोड़कर पिरोकर जैसे किसी पंछी का छोटा सा घोंसला बनाने की कोशिश कर रहा था। वो घोंसला उससे बन नहीं पा रहा था। मैंने भी शुरू में उससे बात नहीं की। मैं उस पेड़ के नीचे खड़ा हो गया था, तालाब की तरफ देखे जा रहा था। लेकिन वो छोटा सा बच्चा बार बार घोंसला बनाने की कोशिश करता, लेकिन उससे घोंसला बन नहीं पाता। सभी तिनके, सभी पत्ते, सभी टहनियाँ बिखर जाती। 2-3 बार उसने कोशिश की, फिर वो थोड़ा सा गुस्से में आ गया था और मुझे लगा मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। कोई भी यहाँ पर नहीं आ रहा है। शायद उसके माँ बाप यहाँ मौजूद नहीं हैं। अकेला ही उस पहाड़ी से नीचे आया होगा, लेकिन किस पहाड़ी से मुझे ये तक पता नहीं था। जब मैं उसके करीब गया उसे समझाने लगा, ऐसे नहीं, मोटे वाले तने को सबसे नीचे रखना पड़ता है, उस पर ही आप वजन डाल सकते हैं। छोटे तिनकों को उसमें पिरोने की कोशिश करो और पत्ते के बीच सबसे पहले मोटी टहनी को इस तरह से घुमाओ कि एक सर्कल बन जाए। तुम्हें टोकरी बनानी होगी। मैं उसको समझा रहा और वो बड़े ही प्यार से देख रहा। मैं उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर थोड़ी सी चोट लगी हुई थी। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे चेहरे पर चोट कैसे लगी? उसने थोड़ा सा घबराते हुए कहा, वो मैं लकड़ी के साथ खेलता रहता हूँ ना, तो मेरे चेहरे पर थोड़ी सी चोट लग गई। मैंने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखा करो, अभी तुम काफ़ी छोटे हो। जब तुम बड़े होगे ना, लड़कियां तुम्हें पसंद नहीं करेंगी, इसीलिए चेहरे पर चोट लगने मत देना। बाद में लड़कियां बहाने बहुत बनाती हैं। वो थोड़ा सा मुस्कुराया। उसके बाद मैंने उसका घोंसला बना दिया था। उसने कहा, अंकल, इस घोंसले को उस पेड़ के ऊपर लगाना है। वहाँ एक नीले रंग की चिड़िया आती है। मैं चाहता हूँ उस चिड़िया के लिए यहाँ पर घोंसला बन जाए। जब ठंड बढ़ जाती है तो यहाँ उसके जो घोंसले हैं ना, कई बार फिसलकर नीचे गिर जाते हैं। बड़े बड़े पंछी उनके घोंसलों को गिरा देते हैं और बाद में वो चिड़िया मर जाती है। अगर आप ऊपर इस घोंसले को इतनी अच्छी जगह पर लगा दें कि कोई पंछी उसका नुकसान ना कर सके, बहुत अच्छा रहेगा। मैंने कहा, मेरी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई है, 40 साल से ज़्यादा हो गया हूँ। पेड़ पर तो मैं चढ़ जाऊँगा, फिसल कर गिरा ना तो मेरी हड्डियाँ दोबारा जुड़ेंगी नहीं। यहाँ कोई सीढ़ी होगी? उसने उठकर बताने की कोशिश की। जब वो उठा, उसकी एक टांग पर भी चोट लगी हुई थी। लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। मैंने उसको कहा, क्या हुआ, तुम्हारी टांग पर चोट लगी है? उसने डरते डरते कहा, नहीं, चोट थोड़े ना लगी है। मैंने कहा, हुआ क्या, इतनी चोट वैसे कैसे लग गई, तो लंगड़ा क्यों रहे हो? उसने अपनी वो चोट को छिपाने की कोशिश की।
सीधा चलने की कोशिश की। चेहरे पर दर्द महसूस हो रहा था, जैसे वो मुझे बताना नहीं चाहता था कि उसे चोट कैसे लगी है, और मैं भी उससे पूछना नहीं चाहता था। लेकिन ये ऐसा लग रहा था हल्की सी चोट एक टांग पर लगी हो, थोड़ा थोड़ा उसे दर्द हो रहा हो, लेकिन अब मुझसे बचने के लिए वो सीधा चलने की कोशिश कर रहा। पास में पड़ी सीढ़ी वो खींच कर लेकर आ रहा था। मैं भाग कर आगे गया, उसकी मदद करूंगा। मैंने वो सीढ़ी खींची, वो पेड़ पर लगाई, वो घोंसला ऊपर अच्छी तरह से टिका दिया। टहनियों को ऊपर पेड़ वाली उन टहनियों से ऐसे घुमाकर फंसाया था, अब ये घोंसला नीचे गिरने वाला नहीं था। वो लड़का बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। मैंने सीढ़ी उसके बाद एक तरफ रख दी और वो भी कहने लगा, थैंक यू, आपने मेरी मदद की। मैंने कहा, कोई बात नहीं, तुम रहते कहाँ पर हो? उसने अपनी उंगली ऊपर की तरफ कर दी, पीछे वाली उस ऊंची पहाड़ी के ऊपर बना हुआ सबसे बड़ा घर। मैंने कहा, तुम वहां पर रहते हो? वो तो एक किले की तरह लगता है, काफी बड़ा घर होगा। उसने कहा, हाँ, हमारा घर यहाँ आसपास के सभी घरों से बहुत ज्यादा बड़ा है। और अंकल, आपका घर? मैंने पीछे की तरफ इशारा किया, नया बना लकड़ी का वो चमकीला सा घर। उसने कहा, आपका घर देखने में काफी अच्छा लगता है, मॉडर्न सा लगता है। हमारा वो वाला घर तो काफी ज्यादा पुराना है। यहाँ पर किसी जमाने में हमारे पूर्वज रहा करते थे। उन्होंने उस घर को किले की तरह बनाया था। कहा जाता है कि हमारे पूर्वज राजा हुआ करते थे। मैंने भी मुस्कुराया, अच्छा, तो आप राजकुमार होंगे? वो मुस्कुराया और वहां से अपने घर की तरफ भागा। अब मुझे लगा उसे ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। वो अपने घर की तरफ जा रहा था तो मैं वहीं पर सैर करने लगा। मैं अब उस तालाब के बने ऊपर पुल पर सैर कर रहा। कई लोगों के साथ में मिला, उनसे थोड़ी बात की, उन्हें बताया कि मैंने वो नया घर लिया है। यहाँ लोग सभ्य कम और डरपोक ज्यादा लग रहे थे। मुझसे कुछ समय बात करते, लेकिन घबरा घबरा कर। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अनजान से बात करना उन्हें पसंद ही ना हो। कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हों, जैसे कुछ बताना ही ना चाहते हों। मैं हर किसी से कुछ ही समय तक बात कर पाया। हर कोई अपने काम में जैसे मग्न था। जो उस तालाब में पैर नीचे की तरफ लटका कर बैठा होता, उसे जैसे पानी में मजा आ रहा होता। मुझसे बस कुछ समय तक बात करता, फिर पानी में मग्न हो जाता। और मैं किसी को ज्यादा डिस्टर्ब करना पसंद नहीं करता। हो सकता है मुझे अकेलापन पसंद है, सामने वाले को मुझसे भी ज्यादा अकेलापन पसंद हो। वहां उस पुल पर काफी समय सैर की मैंने। जब 1 घंटा बीत चुका था, मुझे लगा वापस ऊपर अपने घर जाना चाहिए। जैसे जैसे यहाँ पर शाम बढ़ने लगती है, ठंड भी बढ़ने लगती है, और मैं मोटे कपड़े पहनकर नहीं आया था। अब मैं चलकर ऊपर की तरफ जाने लगा। ऊपर से नीचे आना काफी ज्यादा आसान था, लेकिन नीचे से ऊपर जाना मुश्किल भरा। एक पहाड़ी के शिखर तक पहुंचने में कितनी परेशानी होती है, मैं आज समझ पा रहा था। अब मुझे लग रहा था इस मैदान में ही घर बना लेना चाहिए था। ऊपर बनाने में एक परेशानी है, चढ़ने में काफी मेहनत लगती है, लेकिन एक बार आप ऊपर चढ़ जाएं, शांति का एहसास होता है। एक पंछी के चहचहाने की आवाज तक नहीं आती। ऐसी शांति मुझे पसंद है। जब आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हो, एक भी आवाज आपको परेशान नहीं करनी चाहिए। वहां 6 बजे तक मैं इसी तरह से बैठा रहा था, और यहाँ अंधेरा काफी जल्दी हो जाता है। छत पर मैंने कांच वाला कमरा बनाया था। चारों दिशाओं में वहां पर बैठकर मैं देख सकता था, और वहां से बाकी पहाड़ियों की तरफ देखने लगा। कई घरों में लाइट जल रही थी। इस पहाड़ी पर नीचे बने घरों की लाइट भी मुझे साफ साफ दिख रही थी, और 9 बजे तक सभी ने अपने घर की लाइट बंद कर दी थी। लेकिन सबसे ऊंची वाली पहाड़ी के ऊपर बना हुआ वो बड़ा सा घर, जिसे मैं किला भी कह सकता हूँ, वहां पर लाइट जलती ही रही। बार बार मेरी नजरें उस किले की तरफ जाती। ये वो बच्चे का घर था, वहां उसके माँ बाप भी रहते होंगे। मैंने उससे पूछा ही नहीं कि उस किले में कितने लोग रहते हैं। किसी जमाने में वो राजा हुआ करते थे, तो अब भी उनका परिवार काफी ज्यादा बड़ा होगा ना। मैं ये सवाल किसी और दिन करूंगा। उसके माँ बाप से मिलने की कोशिश भी करूंगा। मैं ऊपर कांच वाले कमरे में रात के 12 बजे तक रहा था। आसमान को घूरते रहना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तारों को देखना, तारों में जैसे आपको वो रोशनी नजर आती है तो ऐसा एहसास होता है वहां पर भी जिंदगी होगी। देखते रहो, सोचते रहो, आपको अपना भविष्य नजर आने लगता है। शांति में यह एहसास होना जायज बात है। लेकिन 12 बजे के करीब
जब मेरी नज़रें उन तारों से हटी, वो किले की तरफ गईं। वहाँ अब भी रोशनी जल रही थी। हर पहाड़ी पर पूरी तरह से घुप अंधेरा हो चुका था, लेकिन उस किले के अंदर हर जगह रोशनी ही रोशनी थी। वो क्या पूरी रात लाइट जलाकर ही रखते हैं? मन में सवाल तो था, लेकिन जवाब अभी नहीं मिल सकता था। मैं नीचे वाले कमरे में आ गया। ऊपर वाला कांच वाला वो कमरा धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। कांच ठंडक को रोक नहीं सकता, इसीलिए उस कमरे से बाहर आया, दरवाज़ा लगाया और नीचे मैंने वो चिमनी में आग जलाई ताकि घर अंदर से गर्म हो जाए। जैसे जैसे अंदर से घर गर्म होता गया, वैसे वैसे मुझे जैसे सुस्ती सी पड़ने लगी। अमूमन आधी रात को सोता हूँ, लेकिन अब मुझे जल्दी ही सुस्ती पड़नी शुरू हो गई और मैं बाहर सोफे पर बैठा बैठा ही सो गया। सुबह लगभग 10 बजे नींद खुली। अमूमन मैं 6 बजे उठ जाया करता था, लेकिन 10 बजे जब नींद खुली तो भूख काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी। यहाँ जितना भी मैं खाना लेकर आया था सभी फ्रोज़न था। बड़ी बड़ी फ्रिज में वो रखा हुआ और मैंने चिप्स निकाले, थोड़े तले, खाए और उसके बाद मैं नीचे उतरना चाहता था। सुबह सुबह आपको कसरत करनी चाहिए, टांगों की भी, शरीर की भी, लेकिन एक पहाड़ी के ऊपर मैं जिम नहीं बना पाया। पीछे वाली जो ज़मीन थी वो ज़्यादा सपाट नहीं थी। मुझे और ज़्यादा बड़ी ज़मीन खरीदनी चाहिए थी, या इसे भी नीचे से फ्लैट करवाना चाहिए था। या ऐसा भी तो हो सकता है मैं एक सीढ़ी नीचे करके एक और कमरा बनवा लूँ। उसके लिए शायद और इंतज़ार करना होगा। एक और नॉवल अगर बहुत ज़्यादा फेमस हो गई ना, तो यहाँ एक और घर बनवाऊँगा। हो सकता है मेरे जान पहचान वाले मेरे साथ यहाँ आकर कुछ समय बिताना पसंद करें। मैं सुबह सुबह ही उस पहाड़ी से नीचे उतरने लगा। जैसे जैसे मैं नीचे जाता जा रहा था, शरीर खुलता जा रहा था और वहाँ मुझे कई और लोग भी मिले। अब उस पहाड़ी पर जितने लोगों का घर था वो भी सुबह सुबह नीचे जाकर सैर करना पसंद करते थे और कई लोगों ने नीचे खेती भी की हुई थी, कुछ ताज़ी सब्जियाँ। मुझे लगा नीचे वाली ज़मीन पर मैं भी खेती कर सकता हूँ। ये पब्लिक ज़मीन थी, यानी कि यहाँ पर कोई भी सब्जी उगा सकता था। बड़े बड़े खेत, जितना इस्तेमाल करना चाहो कर सकते हो, और सभी ने खाना लगाया हुआ। मुझे लगा ये काम मैं भी करूँगा। आम लोगों की तरह रहना आपको हमेशा सीखना चाहिए। नीचे उस तालाब के करीब जब मैं पेड़ के पास था और तालाब में झांकने की कोशिश कर रहा कि यहाँ मछलियाँ मौजूद हैं या नहीं, तभी मेरी नज़र पड़ी उस लड़के की ओर जिसका कल मैंने वो घोंसला बनाया था। उसे देखते ही मेरी नज़र ऊपर गई। क्या वो घोंसला वहाँ पर मौजूद है? घोंसला भी ऊपर मौजूद था और उसमें बैठी वो नीले रंग की चिड़िया भी। मुझे देखते ही वो लड़का भी खुश था और चिड़िया को देख उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी आ गई थी। लेकिन आज उस लड़के में बदलाव नजर आ रहा था। कल उसकी दाई टांग में जैसे चोट लगी थी, वो लंगड़ा कर चल रहा था। आज जैसे बाईं टांग पर चोट लगी हो। बाईं टांग बड़े प्यार से रख रहा था, जैसे उसे दर्द हो रहा हो। मेरा ध्यान उसकी टांग पर पड़ गया और मैंने उससे पूछा, आज इस टांग पर क्या हो गया? घर में शरारतें ही करते रहते हो? उसने कहा, नहीं नहीं कुछ नहीं, कल वाली चोट ही तो है। मैंने कहा, नहीं, कल दाईं टांग पर थी, आज बाईं पर चोट कैसे आ गई? उसने कहा, नहीं अंकल, आपको गलतफहमी हुई है, इसी टांग पर चोट लगी थी। आपने कहा तो था और मैं आपसे बचने की कोशिश भी कर रहा था। एक पल के लिए उसने जैसे मुझको भी फटका सा दिया, लेकिन इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर सकता हूँ? फिर मैंने इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देने के बारे में सोचा ही नहीं। मुझे लगा उससे बात ही करनी चाहिए। वो मेरे करीब आया, चिड़िया को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश था और चिड़िया भी उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश थी। ऊपर से ही उसने बीट कर दी और वो सीधी उसकी शर्ट के ऊपर। वो इस तरह से घबरा सा गया जैसे घर में गालियाँ पड़ेंगी। मेरे साथ ऐसा ही हुआ करता था। मैं खेलते वक्त कपड़े गंदे करता था और माँ के पास जाता था। सबसे पहले तो पिटाई होती थी और यही खौफ उसकी आंखों में देखा था। वो घबरा गया और उसके बाद उसकी ज़बान से भी वही शब्द निकले जो मेरी ज़बान से निकला करते थे, मम्मी मारेगी। और ये देखते ही मैं हंसने लगा। डरने की बात नहीं है, यहाँ पानी है ना, तो बीट को साफ़ कर लो, कुछ देर खेलते रहना, उसके बाद ये साफ़ हो जाएगी और माँ को बिल्कुल पता नहीं लगेगा। वो लड़का जितना घबराया था, मेरा ये आइडिया सुनकर उतना ही ज़्यादा खुश हो गया। उसने अपनी वो शर्ट उतारी और जल्दी से जहाँ पर बीट थी वो साफ़ करने लगा।
लेकिन इतने में मैंने उसकी पीठ देखी। उसने एक हल्की सी टी शर्ट पहन रखी थी जिसके अंदर उसकी पीठ साफ साफ नजर आ रही, और पीठ पर बने वो चोट के निशान भी। बड़े बड़े कट थे जो उसकी पीठ पर थे, जैसे कोई उसे बहुत ज्यादा पीटता हो। मैं एक पल में जैसे बहुत कुछ सोचने लगा था। मैं मन में ख्याल बनाए जा रहा था, क्या इसके साथ कोई बुरा करता है या पहले किसी ने बुरा किया। अब उसने जल्दी से अपनी शर्ट को साफ किया और गीली ऊपर से थी और उसने ऐसे ही पहन ली। फिर वो मेरा शुक्रिया करके वहां से जाने लगा और मुझे लगा अब उससे कुछ बात तो करनी चाहिए। मैंने उसको कहा, अगर ये बीट तुम्हारी माँ देखती, क्या वो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पीटती? उसने कहा, नहीं, ज़्यादा तो नहीं पीटती, लेकिन थोड़ा बहुत तो पीटती ही। मैंने कहा, क्या जब माँ पीटती है तुम्हें चोट लगती है? तुम्हारी पीठ पर ज़्यादा तो नहीं मारती माँ? ये बात सुनकर अब वो बहुत ज़्यादा घबरा गया था। उसके बाद वो वहाँ से जाना चाहता था, लेकिन मैं उसे रोके जा रहा था। एक लड़की के साथ जैसे नाइंसाफ़ी हुई हो। कहीं उसकी माँ बहुत ज़्यादा तो नहीं पीटती? पीठ पर जैसे निशान थे। ऐसा लग रहा था उसकी माँ एक मोटी बेल्ट से या किसी मोटी चीज़ से उसे पीटती होगी। बड़े बड़े जख्म थे पीठ पर। और क्या इसका रिश्ता उसकी टांग से भी है? कल दूसरी वाली टांग पर चोट लगी थी, आज इस टांग पर चोट लगी है। कहीं सच में उसके साथ कोई नाइंसाफ़ी तो नहीं हो रही? मैं उससे पूछने की कोशिश करता रहा और वो बताना नहीं चाहता था। फिर मैंने बात घुमाकर उससे पूछा, चलो वो छोड़ो, अपने पिता के बारे में बताओ। क्या तुम्हारे पिता काफ़ी अच्छे हैं? उसने कहा, बहुत अच्छे हैं। मेरे लिए शहर से अच्छे अच्छे खिलौने लेकर आते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आते हैं। जो मैं मांगता हूँ मेरे पिता देते ज़रूर हैं। मैंने कहा, अच्छा, जब तुम्हारे पिता फिर गुस्सा करते हैं, क्या बहुत ज़्यादा करते हैं? उसने कहा, नहीं, पिता तो बिल्कुल गुस्सा नहीं करते। पिता बहुत प्यार से समझाते हैं। हाँ, माँ को कभी कभी गुस्सा आता है, लेकिन माँ भी बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करती। अगर मैं गलती करूँगा तो वो गुस्सा तो करेंगे ना। मैंने कहा, जब गुस्सा करते हैं तो मारते वारते तो नहीं? मेरी माँ तो बहुत मारती थी। तो मैं क्या बताऊँ, एक बार मैंने सीढ़ी के ऊपर रखा एक बड़ा सा बर्तन गिरा दिया जिसमें मछली थी, और जब मछली नीचे मर गई तो मेरी माँ ने मुझे बेल्ट से पीटा था। इतना पीटा, मैं रोने लगा। खून निकल चुका था मेरे शरीर से। ये बातें मैंने झूठ बताई थी ताकि वो भी मुझे अपना दोस्त मानकर अपने साथ घटी घटनाओं के बारे में बताए। मैंने उससे पूछा, मेरी माँ ने तो ऐसे किया, क्या तुम्हारी माँ ने कभी इतनी बुरी तरह से पीटा? वो सोचने लगा, फिर कहने लगा, इतना ज़्यादा? क्या आपकी माँ इतना ज़्यादा पीटती थी? इतना तो नहीं कोई पीट सकता, इतना थोड़े ना पीटता है। अब मैं उससे जानना चाहता था कि पीठ पर निशान कैसे हैं। मैंने ये सवाल उससे किया, अच्छा, तो तुम्हारी पीठ पर निशान मैंने भी देखे, ये किसने मारा है? जब मैंने उससे ये पूछा, वो थर थर कांपने लगा था। वो ऐसे कांप रहा था जैसे उसका कोई राज खुल गया हो या उसके परिवार का कोई राज खुल गया हो। वो वहाँ से भागना चाहता था। मैंने उसकी कलाई पकड़ ली और उसको कहा, बताओ मुझे, अगर कोई बात है तो बताओ मुझे। मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मेरी जान पहचान बहुत ज़्यादा है। तुम्हें कोई परेशानी हो रही है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। उसने कहा, नहीं, मुझे जाने दीजिए, आप इस तरह से मुझे पकड़ नहीं सकते। ये कहकर वो उस पहाड़ी की ओर भागा। वो अपने घर की तरफ भागा जा रहा था और मैं जानता था कुछ ना कुछ उसके साथ ऐसा हो रहा है जो वो बता नहीं पा रहा। कई लोग होते हैं अपने बच्चों को मारते हैं। मैं जानता हूँ अपने बच्चों को समझाने के लिए कभी कभी पिटाई ज़रूरी होती है, लेकिन इस हद तक पिटाई कभी नहीं की जानी चाहिए जैसी हालत उसकी थी। मैंने देखे हैं कई क्रिमिनल परिवार जो अपने बच्चों को ऐसे पीटते हैं, मौत के घाट तक उतार देते हैं, और वो घटना होने से पहले आपको समझ जाना चाहिए। मुझे डर था कहीं इस बच्चे के साथ भी वैसा ही तो नहीं होगा। इसके जो माँ बाप हैं कहीं वो भी कोई साइको तो नहीं। मैं वहाँ नीचे ही था। वो लड़का जा चुका था। मन में कई सवाल थे जिनके जवाब नहीं मिले थे, लेकिन नीचे कुछ समय मैं घूमता ही रहा, किसी और से और सवालों के जवाब चाहता था। यह गांव में क्या लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर बनाए रखा जाता है? क्या पुलिस वाले आते हैं या नहीं आते? मैं कई लोगों से ये सवाल पूछ रहा था और मुझे इतना पता चल गया, यहाँ पुलिस वाले बिल्कुल नहीं आते और कोई भी पुलिस को बुलाना पसंद भी नहीं करता। यहाँ कभी क्राइम होती ही नहीं। और ये सुनकर मैं हैरान था, ऐसा कैसे हो सकता है? सभ्य से सभ्य इलाकों में भी क्राइम तो होता है,
ये इंसानी फितरत है, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़, और दबाव में ही इंसान सही से रह पाते हैं। और ये दबाव पुलिस वालों की तरफ से बनाया जाता है। यहाँ पुलिस नहीं आती तो हो सकता है क्राइम होते होंगे, लेकिन कोई बताता ही नहीं। अब मैं कई लोगों से बात कर चुका था और अंत में एक आदमी जिसका नाम था अलेक्जेंडर, वो मुझसे मिलने के लिए वहाँ पर खास तौर पर आया। उससे कुछ बातें करने लगा। मैं पूछना चाहता था कि मुझसे वो खास तौर पर मिलने के लिए क्यों आया। वो सवाल पर सवाल दागे जा रहा था। अंत में मुझे मेरा जवाब भी मिल गया। वो बड़ा सा घर, वो बड़ा किला, ये उसका मालिक था, उस लड़के का बाप था ये। अब मैंने भी सवाल दागने शुरू कर दिए। मैं पहले तो उसकी जानकारी चाहता था, उसने भी बड़े प्यार से बताया, लेकिन ज़्यादातर वो मुझसे जानकारी चाहता था कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, क्या करता हूँ, क्यों मैंने घर खरीदा है। शायद वो खास जानकारी इसलिए इकट्ठी कर रहा था कि मैंने उसके बेटे को समझाने की कोशिश की है। उससे भी ढेर सारी जानकारी ली मैंने। वो क्या काम करता है, वो बड़ा बिजनेसमैन है, उनकी ज़मीनें दूर दूर मौजूद हैं। शहर में भी उन्होंने बड़ी बड़ी ज़मीनें खरीद रखी हैं, बड़े बड़े शोरूम हैं जिनके किराए उन्हें आते हैं, लेकिन वो रहना उस किले में ही पसंद करते हैं, यहीं पर रहते हैं। और उसका बेटा भी यहाँ, उसकी बीवी भी यहीं पर रहते हैं। उसके बाद उसकी बीवी भी वहीं पर सैर करने के लिए आई थी। उसने अपनी बीवी से भी मुझे मिलवाया और उसका बेटा भी वो पेड़ के पीछे खेल रहा, और उसने आवाज़ लगाकर अपने करीब बुलाया। मुझे कहा, ये मेरा बेटा है, ये यहीं पर खेलता रहता है। मैंने इसको कई बार कहा है यहाँ मत खेला करो, ऊपर इतनी बड़ी ज़मीन है, नीचे आने की ज़रूरत ही नहीं है, आम लोगों से मिलने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। इस तरह से वो अपना रौब दिखा रहा था, लेकिन वो लड़के की आंखों में मुझे डर साफ महसूस हुआ। उस लड़के ने कहा था, मैं अपने पिता से बहुत प्यार करता हूँ, अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। वो कह रहा था उसके पिता उसे हाथ तक नहीं लगाते, लेकिन वो ऐसे डर रहा था, उसकी टांगें कांप रही थी, पता नहीं क्यों। बहुत सारे राज ऐसे हैं यहाँ पर जो मुझे खुद पता लगाने होंगे। उससे बात करने के बाद वो खुद ब खुद अपने किले की तरफ चल कर गया था। उसकी बीवी, उसका बेटा भी उसके पीछे पीछे जा रहे थे, और मैं भी वहाँ कुछ समय सैर करके अपने घर वापस आ गया। अपने घर में मैंने बाइनोकुलर्स रखे हुए थे, वहाँ से उस किले की तरफ देखता गया। वो किला कितना बड़ा है, अंदर कितने घर होंगे, एक महल के जैसा बना हुआ था वो, अंदर जाने के कितने रास्ते हैं। और मैंने देखा, भले ही वो किला था, लेकिन बना हुआ एक घर की तरह था और अंदर जाना मुश्किल नहीं था। नीचे एक गेट था, अगर उस गेट को फांदा जाए तो वहाँ अंदर जाया जा सकता है। और मुझे उस लड़के की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। मैं कभी भी छोटी मोटी चीज़ों से डरता नहीं। एक बड़ा लेखक हूँ मैं, और मेरी जान पहचान बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है कि वो अपने बेटे को मारते हैं, और मुझे सबूत इकट्ठे करने होंगे। तस्वीरें खींच लूँगा। वो लड़का तो मानेगा नहीं। अगर मैं पुलिस को बुलाऊंगा, हो सकता है यहाँ ज़्यादातर लोग मेरे खिलाफ हो जाएं, लेकिन मैं उस लड़के को बचा कर रहूँगा। अगर मैं तस्वीरें खींच लूँ उसके शरीर पर लगी चोटों की, तो मैं पुलिस को बयान कर पाऊँगा। इस तरह मैंने पूरी प्लानिंग कर ली। रात को 10 बजे उस किले के अंदर जाने की कोशिश करूँगा, देखने की कोशिश करूँगा वहाँ वो रहते कैसे हैं, करते क्या हैं। इस तरह रात के 10 बजे पूरी तैयारी के साथ मैं उस बड़ी पहाड़ी के ऊपर चढ़ा। अपनी पहाड़ी से उतरना आसान था, उस पहाड़ी पर चढ़ना मुश्किल। वहाँ बहुत कम घर थे। उन घरों को पार करने के बाद जब मैं नीचे वाले गेट तक पहुँचा, अब उस गेट को फांदना मुश्किल भरा था। दूर से देखने में वो गेट ज़्यादा ऊंचा नहीं लग रहा था, लेकिन नज़दीक से आकर मुझे पता चला वो गेट काफ़ी ऊंचा था। फिर भी पुरानी दीवार, वो पुरानी ईंटों से बनी हुई थी, जिस पर चढ़ने में परेशानी ज़्यादा नहीं हुई। बिल्कुल जैसे आप किसी सीढ़ी पर चढ़ते हैं। ईंटों पर, पत्थरों पर पैर रखते रखते मैं दीवार की दूसरी तरफ। अब उस किले की हद के अंदर था मैं, और मुझे ध्यान रखना था यहाँ कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़ जाए। यहाँ पहले तो मैंने ये पता लगाया कि कुत्ते मौजूद हैं या नहीं। कुत्ते थे ही नहीं। आराम से उस किले की एक दीवार तक पहुँच गया। अब ये किला ऐसे बनाया गया था जैसे कोई बड़ी सी मैंशन हो। उसके बाद मैं एक तरफ देखकर कमरे के अंदर देख पा रहा था। एक खिड़की से जब मैंने अंदर झांका, अंदर महंगी महंगी चीज़ें थी।
कुछ सुनहरी चीजें। जो पलंग था वो सफेद रंग का, लेकिन एंटीक, लाखों का होगा, लाखों का। ये मैंने करोड़पतियों के घर पर ही देखा है। 2 और कमरों में झांका, वहां कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन घर के अंदर रखा सामान बहुत महंगा महंगा। ये इस बात का सबूत था कि ये हैं सच में करोड़पति। इसमें कोई झूठ नहीं हो सकता। जब मैं पीछे वाली उस बड़ी खिड़की के पास गया, वो खिड़की ही खुली थी। मैं अब उस खिड़की से अंदर जा सकता था और खिड़की के अंदर से आ रही आवाजें साफ साफ सुनी मैंने। जब मैं उस खिड़की से अंदर पहुंच गया, मैंने एक चीखने की आवाज सुनी। यह उस लड़के की चीखने की आवाज थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई मार रहा हो। वो चीख रहा था, बहुत ज्यादा चीख रहा था। मैं जल्दी से उस कमरे के करीब जाना चाहता था, लेकिन जिस कमरे में मैं था मुझे नहीं पता था इसका दरवाजा खुला होगा या नहीं होगा। धीरे धीरे मैं उस दरवाजे के करीब गया। जब मैंने वो दरवाजा खोला तो वो आराम से खुल गया और अंदर से देखा मैंने। वहां कई कमरे थे। अंदर से एक विशाल सा किला और एक कमरे से चीखने की आवाजें। जब मैं भागता हुआ वहां जाना चाहता था, मैंने तभी देखा कोई अंदर से बाहर आना चाहता है। मैं उस दरवाजे के पीछे छिप गया, देखने लगा। मैंने देखा उस लड़के की माँ एक बड़े से मग में पानी लिए और एक कपड़ा लिए। वो कपड़ा खून से सना हुआ था। बाहर की तरफ आई थी, फिर साफ पानी भर के अंदर ले गई। अंदर उसका जो बेटा था ना, चिल्ला रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पिटाई हो रही हो, उसके जख्म हो रहे हो। वो काफ़ी ज़्यादा चीख रहा था। उसके बाद मुझे लगा मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। मैं वहाँ जाना तो चाहता था, लेकिन किसी मुसीबत में फंसना भी नहीं चाहता था। अगर मैं सीधा उसकी मदद के लिए गया और बात कोई और हुई और अंदर टीवी लगा हुआ, फिर मैं क्या करूँगा? ये तो पुलिस को बुलाएंगे, या हो सकता है यहाँ नियम अलग हों, वो बंदूक निकाल कर आए और मुझे गोली से ही उड़ा दें। मैंने किसी तरह से खुद को संभाला और अब मैं उस लड़के से बात करना चाहता था। सच तो उसी से पता चलेगा। मैं पीछे वाली खिड़की से उस किले से बाहर आ गया, नीचे आ रहा था और खुद को बार बार कह रहा था, मैं इतना डरपोक कब से बन गया। लेकिन कभी कभी आपको पीछे हटना पड़ता है। 4 कदम आगे बढ़ाने के लिए कुछ कदम पीछे हटाना सही होता है। मैं अच्छे से सबूत इकट्ठे करूंगा। सबसे पहले उस लड़के से बात करनी होगी और उसे फंसाना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। वो रात मैं अपने घर आ गया था और पूरी रात सो नहीं पाया, सोचता रहा। अगले दिन 10 बजे जब मैं नीचे पहुंचा हुआ था, वहाँ सभी घरों से लोग आए हुए और मैंने उस लड़के को देखा जो कि एक पेड़ के पास खेल रहा। फिर से मैं उसके करीब गया, लेकिन मुझे देखते ही वो थोड़ा सा घबरा गया। वो वहाँ से जाना चाहता था, लेकिन मैंने उसे आवाज़ लगाकर कहा, अरे रुको तो सही, डर क्यों रहे हो? मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? तुम्हारे पिता से बात की थी मैंने और तुम्हारे पिता ने कहा था कि इसका ख्याल रखना। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, क्या सच में पिताजी ने कहा था? तो फिर मैं रुक सकता हूँ। वो अपने पिता से ऐसे डर रहा था जैसे उसके पिता कोई बहुत खतरनाक इंसान हो। वो मेरे सामने खेलने लगा था, मैं भी उसके साथ खेलने लगा, लेकिन खेलते खेलते मैं उसका भरोसा जीतना चाहता था। तो मैं भी बच्चों जैसी हरकतें करने लगा, बेवकूफ़ियाँ करने लगा और उसे अपना दोस्त बना लिया। अब एक बड़े से बेंच पर बैठे हुए मैं उससे सवाल पूछ रहा था, तुम पढ़ते लिखते नहीं? उसने कहा, पढ़ता हूँ ना, मुझे मेरी माँ घर में ही पढ़ाती है। मेरी माँ का मानना है कि स्कूल में सही नहीं पढ़ाते और यहाँ जितने भी गांव हैं ना आसपास बने हुए, सभी घर में ही पढ़ते हैं और जब बड़े हो जाते हैं कॉलेज में पढ़ने के लिए तब यहाँ से दूर जाते हैं। बाकी घर में पढ़ना सब पसंद करते हैं। ये काफ़ी अजीब जगह है, घर में कौन पढ़ता है? मैंने उससे ये सवाल किया था और उसने मुस्कुराते हुए कहा था, हम पढ़ते हैं। फिर मैं मुस्कुराया और अब उससे अगला सवाल था, एक बात पूछूं तुमसे? उसने कहा, हाँ। मैंने कहा, मुझे ना बचपन से एक आदत है, मैं कभी कभी ना लोगों के घरों के अंदर चला जाता हूँ, अमरूद वगैरह फल जो भी लगे होते हैं तोड़कर खा जाता हूँ। उसने कहा, अंकल आप भी? मुझे भी वैसे काफ़ी अच्छा लगता है। हम काफ़ी अमीर हैं, हर चीज़ घर में मौजूद है, लेकिन किसी के बाग में छलांग लगाकर जाना और तोड़कर कोई चीज़ खाना बहुत अच्छी लगती है। मैंने कहा, हाँ। और तुम्हें एक बात बताऊं, तुम किसी को बताओगे तो नहीं? उसने कहा, नहीं। मैंने कहा, मैं तुम्हारे उस किले में भी आया था, ये बात बताओगे तो नहीं? उसने कहा, नहीं नहीं, आप किले में कैसे आ गए? मैंने कहा, बस
मैं पीछे वाली दीवार को फांद कर आया। मुझे लगा कोई फल खाने को मिलेगा, लेकिन वहाँ कोई फल मौजूद ही नहीं था। उसने कहा, नहीं नहीं अंकल, पीछे फल लगे हुए हैं, मैं वो खाता ही नहीं। अब घर के फल खाने में मज़ा थोड़े ना आता है, लेकिन अगर आप आए थे मुझे बता देते, मैं आपको बताता कौन सा फल खाने वाला है, और किसी को पता भी नहीं चलता। मैंने कहा, मैं आया तो था, लेकिन एक चीज़ ने मुझे काफ़ी ज़्यादा डरा दिया। मैं तुम्हें बताऊं या ना बताऊं मुझे समझ में नहीं आ रहा। उसने कहा, बताओ अंकल, बताओ तो सही। मैंने कहा, पहले पक्का वादा करो कि तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। मैं तुमसे कोई भी बात बता सकता हूं और तुम भी मुझे सच सच जवाब दोगे। उसने कहा, प्रॉमिस अंकल, प्रॉमिस, हमारी बातें हमारे बीच ही रहेंगी, भगवान का प्रॉमिस। तब मैंने उसको वो सब कुछ बताया जो मैं उस किले के अंदर जाकर देख पाया था, सुन पाया था, और वो थर थर कांपने लगा था। मैं उससे पूछना चाहता था, मैं उससे जानना चाहता था कि आखिर उसे कौन चोट पहुंचाता है। और उसने कहा, मुझे नहीं पता। मैंने कहा, बताओ तो सही, क्या तुम्हारे पिता तुम्हें मारते हैं या तुम्हारी माँ तुम्हें मारती है? उसने कहा, पता नहीं अंकल, मैं बता नहीं सकता। उस समय मैं बेहोश सा हो जाता हूँ, और बेहोशी में मुझे ये सब होता है, और ये चोट भी तब लगती है जब मैं बेहोश होता हूँ। मेरे पास इसका जवाब नहीं है, और मैंने भी माँ बाप से पूछने की कोशिश तो की है, वो जवाब नहीं देते। उनका कहना है कि हमें ये अपने परिवार तक ही रखना है, बाहर किसी को बताना नहीं है। मैंने उससे बहुत सारे सवाल पूछे थे, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, वो तुम्हें चोट पहुंचाते हैं और तुम्हें पता तक नहीं चलता। उसने कहा, मैं बेहोश सा होता हूँ, कुछ नजर नहीं आता, आंखों के सामने अंधेरा आता है, शरीर पर चोट आने लगती है और सुबह मुझे वो चोटें मिलती हैं। मैंने माँ से पूछा, क्या ये आप करती हैं? माँ ने भी मना कर दिया, मेरे पिता ने भी मना कर दिया, मुझे कुछ नहीं पता। अब उसे ये पता नहीं था, हो सकता है खाने में उसके कुछ मिलाया जाता है और उसके बाद उसे ऐसे पीटता है उसका बाप या उसकी माँ, कोई ना कोई तो ऐसा करता है, और मुझे जवाब चाहिए था। मैंने उसको कहा, मैं पुलिस को बता सकता हूँ, और तुम अगर अपना शरीर दिखा दो ना, वो सब पता कर लेंगे, तुम्हारे माँ बाप से सब कुछ पूछेंगे। लेकिन उसने कहा, नहीं, मैं अपनी मम्मी से, अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ, और मुझे पता है ये वो नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ रात के वक्त ऐसा होता है, दिन के वक्त वो इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं, वो इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, मैं सोच नहीं सकता। तो मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हारे घर में कोई और भी मौजूद है? उसने कहा, नहीं, हम 3 ही रहते हैं। और मैं हैरान हो गया था, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि दिन के वक्त उसने सच में बताया कि उसके माँ बाप इतने अच्छे हैं, लेकिन जब वो बेहोश होता है, आधा बेहोश रहता है, शरीर पर चोट के निशान आते हैं, उसे दर्द होता है, तब कौन करता है? ना तो उसके माँ बाप बता रहे हैं, और ना ही वो अपने माँ बाप के खिलाफ गवाही देना चाहता था। पुलिस की बात सुनकर ही उसने कह दिया कि हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी अगर आपने किसी और को बताया। मैंने भी हामी भर दी। अब इस राज के बारे में मुझे खुद ही पता लगाना था, लेकिन कैसे पता लगा सकता था, ये भी मुझे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब मैं उसकी मदद करना चाहता था, तो मैंने भी ठान लिया, आज रात मैं उसकी मदद करूँगा, चाहे जो हो जाए। मैं उसके साथ इतना बुरा होते हुए देख नहीं सकता। मैंने रात का इंतज़ार किया। रात के 10 बजे। वो गेट वाली दीवार को फांदना बहुत ज़्यादा आसान था, लेकिन मैं जैसे ही उस महल के अंदर जाने की कोशिश कर रहा, अंदर से अब कोई आवाज़ ही नहीं आ रही, तो पीछे वाली खिड़की से जब मैं किले के अंदर पहुंच गया तो आवाज़ें आ नहीं रही थी, खिलखिलाने की आवाज़ें थी, उस लड़के के हंसने की आवाज़ें थी, और मैं दरवाजे के पीछे छिप गया। मैं इंतज़ार कर रहा था, आखिर कब वो चीखने चिल्लाने की आवाज़ें शुरू हो जाएंगी। मैं अब उस लड़के को देख भी पा रहा था एक छेद से, और उसके बाद उसके माँ बाप ने क्या किया, उसे पकड़ा और उसकी आंखों पर एक पट्टी बांध दी। वो खेल खेल में ये सब कर रहे थे। वो अब उसे कह रहे थे कि पकड़ो मुझे। वो लड़का जब इधर उधर करके उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा था, वो अचानक झटके खाने लगा, जैसे उसे कुछ खिलाया गया हो। वो ज़मीन पर गिर गया था। उसे उन्होंने उठाया, और वो अब एक खास दरवाज़ा खोल चुके थे जो चिमनी के पीछे था। ये मिट्टी की चिमनी थी जो ईंटों से बनी हुई दरवाज़ा थी। उसे जब खींचकर खोला गया, वहाँ सीढ़ियाँ थी तहखाने में जाने की, और वो उसे लेकर उस तहखाने में चले गए।
जब 15-20 मिनट हुए वो तहखाने से उसे बाहर लेकर आए, तब वो तड़पना शुरू हो गया था। ऐसे तड़प रहा था जैसे वो आधा होश में हो आधा होश में ना हो। चीखें मार रहा था। उसे पता तक नहीं होगा, लेकिन उसके शरीर पर कुछ जख्म थे, ज्यादा नहीं थे। बाद में उसे एक कमरे में ले जाया गया और वहां चीखों की आवाजें आ रही थी। मैं अब जानना चाहता था आखिर उस तहखाने में क्या हुआ उसके साथ, और वहां क्या उसे कुछ खिलाया गया। मैं अपने साथ एक कैमरा लेकर आया था। मुझे लगा पहले सबूत इकट्ठे करने चाहिए। तहखाने में जाता हूँ। जल्दी से मैंने ईंटों वाले उस दरवाजे को खोला जो चिमनी के ऊपर था। वहां से मैं सीढ़ियां उतरकर नीचे चला गया। नीचे जाकर मैंने देखा इतना पुराना पुराना सामान पड़ा था। भयानक भयानक हथियार पड़े थे। पुराने जमाने में ये क्या करते होंगे, समझ नहीं पा रहा था मैं। वहां कई किताबें, काले जादू की चीजें। मैं हाथ लगा लगा उन्हें देखे जा रहा। वहां एक तरफ कोड़े भी पड़े थे, लेकिन वो कोड़ों के ऊपर जैसे मकड़ी के जाले आए हुए। उनका इस्तेमाल तो नहीं किया गया होगा। मैं देख रहा कौन सी चीज पर मिट्टी नहीं है, लेकिन पीछे से तभी एक आवाज आई। ये किसी के सांस लेने की, कराहने की आवाज थी। वो दोनों तो ऊपर हैं, उनका बेटा भी ऊपर है, तो यहां उनके सिवा और कौन मौजूद है? ये मेरे दिमाग में जब आया, मैं हैरान और परेशान था। मैं उस आवाज का पीछा करने लगा। धीरे धीरे आवाज का पीछा करते हुए मैं उस बड़े तहखाने की पिछली साइड गया, जहां एक भयानक सी मूर्ति बनाई गई थी और उसके पीछे जैसे बड़ी बड़ी जंजीरों से बंधा हुआ एक आदमी। वो इतना बूढ़ा था कि मैं बयान नहीं कर सकता। उसे बांध कर रखा गया और वो मेरी तरफ देखकर कहने लगा, कौन हो तुम, कौन हो तुम? मैंने कहा, मेरा छोड़ो, तुम कौन हो? तुम्हें बांध कर क्यों रखा है? उसने कहा, तुम्हें नहीं पता, किसी ने बताया नहीं तुम्हें? ये बहुत जालिम लोग हैं, बहुत जुल्म करते हैं। मैंने कहा, हाँ मुझे वो तो पता है, तुम्हारे बारे में मुझे नहीं पता था। उसने कहा, पता ना लगे वो भी अच्छा है, लेकिन तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैंने कहा, वो बच्चे के साथ कुछ तो हो रहा है, वो मारते हैं ना उसे। मुझे लगा था उसे मैं बचाने की कोशिश करूंगा, सबूत यहाँ होंगे। तुम्हें कैद क्यों किया गया है? उसने कहा, ये ऐसे ही हैं, अत्याचारी, जालिम। इन्होंने मुझे कैद करके रखा है, अपने बच्चे को मारते हैं ये। उसकी मदद करो, ऐसा करो, मुझे बाहर निकालो पहले। मैं बाहर निकलूंगा, तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अब मैं उसे छुड़ाता तो कैसे? बड़ी बड़ी जंजीरें उसकी बाजू पर बांधी गई थी, टांगों पर बांधी गई थी, लेकिन उसने बचने का तरीका बताया। वो बड़े बक्से में चाबी है, सभी ताले उसमें खुलते हैं, तुम उस चाबी को निकाल सकते हो। जब मैं बक्से के करीब गया, वहां पर उस बक्से के ऊपर कई मूर्तियां थी, कई धागे बांधे गए थे, काले सफेद लाल धागे। उन्हें खींच खींच कर मैं तोड़ रहा। इतने ज्यादा धागे थे, इतनी मूर्तियां रस्सियों के बीच से निकालते निकालते मुझे लगा था बड़ा सा बक्सा होगा, लेकिन इन चीजों से ढका हुआ, बीच में छोटा सा बक्सा जिसमें रखी चाबी, और वो खड़ा होने की कोशिश कर रहा, खड़ा नहीं हुआ जा रहा। इतना बूढ़ा था, क्यों कैद किया गया था उसे? जब मैं उसके उस ताले को खोलने वाला था, मैंने उससे सवाल किया था, तुम हो कौन? तुम्हें कैद क्यों किया गया है? उसने कहा, मैं तुम्हें बताऊंगा, पहले मेरा ताला खोलो। मैंने कहा, नहीं, मुझे बताओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये कैसी जगह है? ये क्या करते हैं? जालिम क्यों हैं? उसने कहा, ये पुराने ज़माने से ही जालिम हैं। इन्होंने उस ज़माने में, इनके पूर्वजों ने पूरे के पूरे गांव जला डाले थे, लोगों को मार डाला था, और उसके बाद गांव वालों ने यहाँ बहुत कुछ किया, लेकिन इनसे मुकाबला नहीं कर पाए। ये राजा थे, जालिम। बस उसके बाद से जो सच जानता है उसे कैद किया जाता है और यहाँ सज़ा दी जाती है। मेरी मौत नज़दीक है, एक बार आज़ादी का एहसास दिला दो मुझे। उस पर तरस सा आ गया मुझे। मैंने चाबी से उसके सभी ताले खोले और जैसे ही वो तालों से आज़ाद हुआ, एकदम से खड़ा हो गया। वो बूढ़ा कब जवान हो गया मुझे पता ही नहीं चला। उसने मुझे धक्का दिया और पीछे गिरा दिया। भागा वो ऊपर की तरफ,
जब वो ऊपर पहुंचा, ऊपर से चीखने पुकारने की आवाज़ें आ रही थी और वो आवाज़ें कुछ सेकंड में जैसे बंद हो गई। मैं उठकर ऊपर की तरफ भागा। आखिर क्या हो रहा है? ये मेरी आंखों के सामने क्या हुआ? जब मैं ऊपर पहुंच गया, जो मैंने देखा उसका अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा था मैं। वो जो लड़का था उसके कई छोटे छोटे हिस्से पड़े थे, सर एक तरफ, धड़ एक तरफ। उसकी माँ भी वहाँ कटी हुई थी। वो बहुत बुरी मौत मरी थी। उसके सर को जैसे कुचल दिया गया था। उसके पिता की लाश जो दीवार पर टंगी हुई थी, गर्दन के बीच एक जैसे सुराख किया हुआ था। कुछ ही समय में मार डाला था। वो क्या चीज़ थी, कैसा शैतान था, वहाँ वो मौजूद नहीं। लेकिन 15 मिनट वहाँ शांति। मुझ पर भी किसी ने हमला नहीं किया, लेकिन तीनों को कोई मारकर चला गया। मैं चीखता पुकारता हुआ नीचे की तरफ भागा था और मेरी चीखें चारों तरफ गूंज रही थी। मैं जब उस किले से नीचे पहुंचा, जितने घर थे मैं आवाज़ें लगाकर उन्हें बाहर निकाल रहा। मैंने कुछ लोग इकट्ठे किए और उसके बाद मैं उन्हें बता पा रहा था कि क्या क्या हुआ, लेकिन मैं उस तहखाने की बात नहीं बता रहा था। जब मैं लोगों को लेकर उस किले के ऊपर आया, उसे देखकर सब सन्न। धीरे धीरे आसपास की जितनी पहाड़ियाँ थी सब तक वो बात पहुँची और वहाँ भीड़ लग गई। ये देखकर हर कोई अपने पाँव को खुद हाथ लगा रहा। ज़मीन पर सब बैठ चुके थे, सारी की सारी भीड़। मुझे लगा ये कोई रिवाज होगा जो यहाँ मनाया जाता होगा। सब वैसे थे तो मैं भी वैसा बैठा। फिर सब शोक मनाते हुए बाहर की तरफ निकले और उस किले के दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगाया गया। ये ताला लाल रंग का था, जो किले के सबसे बाहरी हिस्से में लटकाया गया था, चाबी समेत। किसी ने उसे खोला नहीं था। आज खोलकर उन्होंने ताला लगा दिया। मैंने कहा, पुलिस को बुलाओ, यहाँ कत्ल हुआ है, पुलिस को बुलाओ। और तब उन्होंने बताया, पुलिस को बुलाने से कुछ नहीं होगा, इस इलाके के राज यहीं पर दफन हो गए। मैंने उनसे पूछा, आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ? और मैंने भी अपना सच बताया तो उन्होंने भी सच बताया। राजा हुआ करते थे वो यहाँ के, बहुत अत्याचारी थे वो पूर्वज, और उन्होंने यहाँ जितने लोग थे उन पर कर्ज इस तरह से बढ़ाया, उन्हें इतने दुख दिए, इतने जुल्म किए, उनकी ज़मीनें छीनी थी। आग जला जलाकर लोगों को यहाँ फेंका जाता था, जलते कुओं में ऐसे मारा जाता था सज़ा देने के लिए। बड़े बड़े गांव जलाकर रख दिए थे। तब उनके अत्याचार से लोगों ने इकट्ठे होकर काले जादू का सहारा लिया। उन्होंने उसे मारने के लिए एक पिशाच को भेजा था और पिशाच को भी रोकने की तैयारी उनके पास थी। लगभग 300 साल पहले ये घटना हुई थी। तब उन राजाओं ने उस पिशाच को कैद कर दिया था और उसके बाद उन्होंने जितने लोगों ने कोशिश की थी सबको कुएं में फेंक कर जलाया था। लेकिन वो पिशाच के साथ एक शाप जुड़ा था। उन्होंने उस पिशाच को ऐसे तैयार किया था कि उनके जितनी भी संतानें होंगी, जितने भी वंश आएंगे, ये पिशाच उनका अंत करेगा ताकि कोई ना बचे। वो समय बीत गया। वो पिशाच को कहते हैं उन्होंने कैद कर लिया था और वो इंतज़ार कर रहा था अपनी आज़ादी का। कभी किसी को नहीं पता था कि उस पिशाच को कहाँ कैद किया गया, लेकिन कहते हैं कि किले में ही उसकी शक्तियाँ वास किया करती थी और धीरे धीरे इस वंश के हर एक इंसान पर वो शक्तियाँ असर करती गई और बीमार कर कर के उन्हें मारती गई। यह वंश का अंत निश्चित था और पहले कहा गया था जब यहाँ के सारे लोग मारे जाएंगे तो इस किले को ताला लगाया जाए। मैंने उस पिशाच को आज़ाद करवाया था जो इतने सालों से कैद था और कैद में होकर भी अपने शाप से बीमार कर रहा था इस परिवार के लोगों को, उस बच्चे को भी। मैं नहीं जानता सही हुआ या गलत हुआ, लेकिन मुझे दुख था। मैं उस बच्चे की मदद करना चाहता था और उल्टा मैंने मुसीबत बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। शायद उस पिशाच दोष के कारण उस लड़के को हर रोज़ वो ज़ख्म हुआ करते थे और नींद में उसे ऐसे पिशाच दोष से ज़ख्म होते थे और मैं उसका मतलब गलत समझता गया और गलती में मैंने उस पिशाच को आज़ाद कर दिया जो पहले से ही उस वंश का अंत चाहता था। वो पिशाच उसके बाद मैंने कभी नहीं देखा और ये दुख
हमेशा मेरे साथ रहा। मैं एक राइटर हूँ, हर चीज़ पर कहानी लिख देता हूँ और अपनी ज़िंदगी के साथ घटी इस घटना पर कहानी कैसे नहीं लिखता, लेकिन समझ ही नहीं पा रहा हूँ इसमें कौन जीता और कौन हारा। मैंने जो किया सही किया और जो हुआ वो सही हुआ या नहीं। उस परिवार को शाप मिला था क्योंकि उन्होंने बुरे काम किए थे, लेकिन सज़ा भुगती उन लोगों ने जिनका कोई कसूर तक नहीं था। ये सवाल का जवाब मुझे आज तक मिल नहीं पा रहा है, जो हुआ सही हुआ या नहीं हुआ।